लास्ट मोमेंट में पूरा चैप्टर कवर करने में थोड़ी सी उन्हें दिक्कत आ रही है, तो यहाँ हम ऐसा एनालिसिस लेके आए बच्चों की जिसके अंदर टॉपिक वाइज हमने उसे जो भी पिछले 10 सालों में सवाल आए हैं उसको टॉपिक वाइज हमने अरेंज कर दिया है। बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर कंटेंट मिले, तो ये वीडियो आपके लिए खासकर है। 11 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इक्विलिब्रियम चैप्टर में। हेलो बच्चों, मैं सुदेश, केमिस्ट्री फैकल्टी आकाश कोटा, और आज मेरे साथ है एक्सपर्ट केमिस्ट्री फैकल्टी फराज अली सर आकाश कोटा। हम बच्चों आपसे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिटेल्ड माइक्रो एनालिसिस है, चैप्टर वाइज और चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज। बेटा एक्चुअली जो डिटेल्ड एनालिसिस है उसको बनाने का रीज़न क्या है कि बच्चों को कभी कभी क्या हो रहा है कि लास्ट मोमेंट में पूरा चैप्टर कवर करने में थोड़ी सी उन्हें दिक्कत आ रही है, तो यहाँ हम ऐसा एनालिसिस लेके आए बच्चों की जिसके अंदर टॉपिक वाइज हमने उसे जो भी पिछले 10 सालों में सवाल आए हैं उसको टॉपिक वाइज हमने अरेंज कर दिया है ताकि आपको कम समय में थोड़ी कम मेहनत करके भी ज़्यादा आउटपुट मिल सके। 3 वीडियो हम लेके आने वाले हैं इसमें, एक फिजिकल केमिस्ट्री का, एक इनऑर्गेनिक का और उसके बाद में बच्चों ऑर्गेनिक का। जैसा सर ने आपको एक्सप्लेन करा है, इस वीडियो के अंदर ये बहुत ही एक स्पेशल वीडियो होने वाली है, बिकॉज ऐसा माइक्रो एनालिसिस आपको आज तक देखने को नहीं मिला होगा जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स पर बेस्ड हमने एनालिसिस करा है और बताया है कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं और कितनी बार आए हैं। पूरा 10 सालों का इसमें एनालिसिस है और इन 10 सालों में कितनी बार किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी नीट की तैयारी के लिए और फाइनल टच देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा कि हमारे पास चैप्टर आ रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है। कंसंट्रेशन टर्म से पूरे 10 सालों में हमारे पास 5 क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इनमें जैसे पार्टिकल्स में हम कैलकुलेट करते हैं तो उस पर भी हमारे पास कितने क्वेश्चंस मिले, 5 क्वेश्चंस मिले हैं। सिमिलरली स्टाइक्योमेट्री एंड प्योरिटी, इसमें जितने भी आपके स्टाइक्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एक्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप में एक सेपरेट कैटेगरी है, उसके अलग हमारे पास कितने क्वेश्चंस आए हैं, 2 क्वेश्चंस आए हैं, राइट। ऐसे ही सिग्निफिकेंट फिगर है, हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए हैं। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मोलर मासेस ऑफ एटॉमिक मासेस, इनके अंदर आपको एक एक क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन। हालांकि आपको ये राय देंगे हम कि एम्पेरिकल फॉर्मूला आप कवर कर लीजिए साथ में, क्योंकि क्या है कि स्पेसिफाइड सिलेबस में लिखा हुआ अलग से, तो बाय द वे अगर वहां से सवाल रिपीट होता है। साथ ही एक चीज और बताऊंगा बेटा, जो कंसंट्रेशन टर्म है वो सॉल्यूशन चैप्टर में भी है और यहाँ पर भी है, और दोनों जगह अच्छे से वेटेज में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेटा बेसिकली आपके पास में फोकस करने के लिए 3 चीजें हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, पर मैं कहूंगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आप इग्नोर करके ना चलें। और ये कंसंट्रेशन टर्म को तो आप स्पेशल कंसिडरेशन में अपने रखना, क्योंकि सॉल्यूशन में अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपको ये कंसंट्रेशन टर्म्स देखने को मिलेगी और अच्छा खासा उसमें वेटेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं क्वांटम नंबर टॉप कर रहे हैं, कितने, 13 क्वेश्चन। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 13 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। आप सोच लीजिए हर साल मतलब 1 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, आपको गलती से भी इसको मिस नहीं करना है। अगर लगता है आपके क्वांटम नंबर थोड़े से वीक है तो फर्स्ट फोकस ऑन द क्वांटम नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कि क्वेश्चन यहाँ से आए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो आपके पास आते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। उसके अंदर अपने पास जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, या फिर हम जो पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडायफर्स, उनके अंदर अपने पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी हमारे पास कितने आए हैं, 5 क्वेश्चंस। तो अच्छा खासा ये वेटेज रखने हैं और सबसे आसान टॉपिक होता है इनमें से, तो आई गेस ये आपको कवर कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखें अपन बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल में हमारे पास 3 क्वेश्चंस आए, तो 3 क्वेश्चंस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इग्नोर भी नहीं करा जा सकता। बोर एटॉमिक मॉडल अपने आप में बहुत एक कंसिडरेबल टॉपिक है पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो आप इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करें, प्लस इसकी थियोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर आप अच्छे से फोकस करके पढ़ें। ईएम वेव
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसा कि ईएम वेव आप देख सकते हैं कि इस पूरे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ईएम वेव जो होती है मतलब बहुत सिंपल है। आपने फिजिक्स के अंदर वेव्स पढ़ा है, पूरा चैप्टर वो बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बहुत मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं तो बोलूँगा कि इसको छोड़ना ही मत। और ऐसे ही अगर अपन देखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनके अंदर आपको मात्र एक एक क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। लेकिन सेम चीज मैं बोलूंगा जैसा सर ने बोला था, क्योंकि एनसीईआरटी में एनटीए ने जब सिलेबस डिफाइन करा अभी लेटेस्ट सिलेबस, उसके अंदर डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग को स्पेसिफिकली डिफाइन करा गया है। एक चीज और कहूंगा बच्चों में, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, देखो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके मॉडर्न फिजिक्स में भी इंक्लूड हो जाता है। एग्जैक्टली ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा मॉडर्न फिजिक्स में इंक्लूड होने का मतलब है सर वहां पर वो क्वेश्चंस का थोड़ा वेटेज बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर उन्होंने क्वांटम नंबर्स को ज्यादा कंसिडर ज्यादा कर दिया इंपॉर्टेंस दे दी। तो आप लोग बिल्कुल क्वांटम नंबर से स्टार्ट करिए। और इसको पढ़ने का फायदा क्या होगा, ध्यान देना, इसको पढ़ने का फायदा है कि फिजिक्स में जब आप मॉडर्न फिजिक्स कवर करोगे तो थोड़ा सा वहां आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 10 सालों में हमारे पास डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस के रिलेशन से। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं ये टॉपिक, और ये टॉपिक भी अगर आप देखेंगे तो थर्मो के बाकी पूरे कंटेंट से काफी कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और बहुत सारा स्पॉन्टेनिटी को लेकर के कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए, डेल्टा एस क्या होना चाहिए, सीधे सीधे सवाल। हाँ एग्जैक्टली इस पे आएगा। तो मैं तो बोलूंगा कि इसको तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं है। अगर आप थर्मो है ना प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको तो आपको लेके चलना है साथ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है वर्क। अब वर्क हमें ऐसा लगता है कि है ना वर्क से क्या ही सवाल पूछेंगे, बट आपके सामने है वर्क से 4 सवाल आते हैं। वर्क को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वर्क में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वर्क जो है उसके आप बेसिक फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनमें डिफरेंस जो होता है, रिवर्सिबल कौन सा होगा, इरिवर्सिबल कौन सा होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लास में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप उन पे थोड़ा सा फोकस करके अगर आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन टॉपिक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको तीनों ही टॉपिक में 3-3 क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिले हैं। अगर हम देखें तो एंट्रोपी काफी हद तक तो इसमें इंक्लूड हो ही जाता है, और अगर आप सेपरेट बात करें तो यहां पर स्पेसिफिक एंट्रोपी हमने इसलिए ली है क्योंकि एंट्रोपी अकेला केवल और केवल डेल्टा जी के साथ नहीं आता, वो खुद भी है, इंडिविजुअली भी उसकी इंपॉर्टेंस है। तो वहां पर एंट्रोपी से रिलेटेड जो अपने एग्जाम्पल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एंट्रोपी, जो क्लास में हम डिस्कस करे हैं, कई बार डिस्कस करे हैं और बताया भी है, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न। तो वो एंट्रोपी के एग्जाम्पल्स और जो आपके पास डेल्टा एस टोटल होता है वो, इनमें आपको रिलेशन याद करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनमें भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो काम में आता है वो आपके पास डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू और डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास आते हैं, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करते हुए जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डेफिनेटली नहीं अटकेंगे, राइट। लास्ट अगर अपन देखें तो बॉन्ड एनर्जी, एक बॉन्ड एनर्जी में अब अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चंस हमें मिले हैं यहाँ पर पिछले 10 सालों में। हालांकि कहा यह जाता था कि जो थर्मोकेमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम देख सकते हैं वेटेज किसका ज़्यादा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो उसको आप तो बिल्कुल इग्नोर ना करें। और बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड आप अगर थोड़ा बहुत अगर डेफिनेशन पता है तो आपको न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज मैं क्लियर कर दूं बच्चों आपको कि देखो जो हम ये वीडियो अभी रन कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली 180 में से 150 160 नंबर मिनिमम उस मार्क्स के लिए।
आप अगर ये सोचे कि सर हम ये टॉपिक कर जाए और हमारे 180 आउट ऑफ 180 आ जाए, नहीं बेटा वो नहीं आने वाला। दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब उसके लिए फिर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। हाँ। देखो हर बच्चे की तैयारी अपने एक अलग लेवल की है, ठीक है ना। ये वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, खासकर हम आपको डिस्कस क्या कर रहे हैं बेटा, बता रहे हैं कि अभी पिछले 10 सालों में यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आए। तो एक जो ट्रेंड सेट है, हम आपको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ ये तो मिनिमम आपको करके ही जाना है कि भैया जिस टॉपिक में पिछले 10 साल में 3 या 4 सवाल आ चुके हैं, आप उसे स्किप कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, उसे स्किप बिल्कुल ना करें। वो आपके 150 160 नंबर तक ले आएगा। उससे ऊपर जाना है तो देखो बेटा आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। जो अगर आप उम्मीद करते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं 180 आउट ऑफ 180 लेके आते हैं, वो थ्रू आउट द सेशन तैयारी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पूरे सेशन में तैयारी नहीं कर पाते, चाहे वो बीमार हो गए, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके। तो एंड मोमेंट पे अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनल टच दूं, एक रिफाइंड स्टडी करूं जिससे कि एकदम कंसाइज वे में मुझे बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर कंटेंट मिले, तो ये वीडियो आपके लिए खासकर है। आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स तैयार करें एंड देन यू विल सी, आप जो टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें भी आपका एवरेज स्कोर बढ़ेगा एंड नीट के अंदर भी आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर आप देख सकते हैं कि केएसपी, पिछले 10 सालों में केएसपी से 11 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो इसका मतलब आपको तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपके पास हैं, चाहे वो नोट्स में हो या मॉड्यूल के अंदर हो या आपके पास टेस्ट में पूछे गए हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको केएसपी से रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, उनके जो ट्रेंड है उससे रिलेटेड, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, ऑड आयन इफेक्ट में क्या होता है, कैसे सॉल्युबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, एवरी सिंगल टॉपिक यू हैव टू कवर। अगर आपने वो सब कवर कर लिया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर क्वेश्चन आया तो हम करेक्ट कर लेंगे। और क्योंकि ट्रेंड आपके पास दिख ही रहा है सामने, पिछले 10 सालों में 11 बार सवाल आए हैं, दैट मींस इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। फिर देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास आते हैं केसी एंड केपी। केसी एंड केपी मतलब डिफरेंट आपके पास केसी से भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस आए, केपी से भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आए। इसमें आप जैसे केपी केसी का रिलेशन है, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, और आपका जो फैक्टर अफेक्टिंग केपी केसी आता है जिसमें वो स्टोइकोमेट्री बदल रहा है, रिएक्शन को इनवर्स लेके जा रहा है, रिएक्शंस को ऐड कर रहा है, राइट। एक चीज और देखे बेटा, बच्चा थ्योरी को जनरली स्किप कर देता है। हाँ, अगर आप ये तीनों थ्योरेटिकल है, समझना, लुईस थ्योरी, कॉन्जुगेट थ्योरी और ली चैटेले प्रिंसिपल। हमने हालांकि इन तीनों को सेपरेट करके लिखा है ये समझाने के लिए कि इनका वेटेज कम नहीं है और ये आपको आते हैं, हाँ, जिसे आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज करके नहीं जा रहे हैं, जहां से टोटल अगर मैं इनको जोड़ दूं तो टोटल 10 सवाल है बेटा। बहुत ज्यादा अच्छा खासा वेटेज है केवल केएसपी के अलावा ये इन तीनों का है। और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, मतलब आप इन्हें देखेंगे तो मुश्किल से आप आधे घंटे के अंदर पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, आधे घंटे के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इनके सबके। तो ये तो आपको है ना बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक। फिर आपके पास बफर आता है। अब अक्सर बफर क्या होता है, बच्चों को क्लास में समझ में नहीं आता तो बफर है ना बच्चा उसी के पीछे पड़ा रहता है कि मुझे सर बफर पढ़ा दो, बफर समझा दो, बफर समझा दो। पिछले 10 सालों में बफर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं 3, और उसमें भी मैं बता दूं तो वीक एसिड वीक बेस टाइप के बफर क्या है, या फिर बहुत ये पूछता आसान है कि इनमें से कौन सा एसिडिक बफर है बनाएगा, और कौन सा बेसिक बफर बनाएगा। बनाने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपको एसिडिक या बेसिक बनाना है तो एक को स्ट्रॉन्ग लेना, एक को वीक। जो वीक होगा वो एक्सेस में होगा, बहुत सही, और एक्सेस वाला ही आपका बफर बनाएगा। अगर वीक एक्सेस में नहीं है तो बफर बनेगा ही नहीं। सिंपल सा काम है। फिर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में अगर अपन देखें तो थ्योरी पे बात हम नहीं कर रहे, एक स्टेटमेंट आ गया वो खत्म है बात। उसके बाद जो आप के और के बी की एक्सप्रेशन निकालते हैं और उनके लिए वीक एसिड वीक बेस की पीएच कैलकुलेट करते हैं, उनके जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे पीएच बराबर अपने पास आता है 1/2 पीके माइनस लॉग सी, पीओएच अपने पास वीक बेस के लिए आता है 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी। वो सारे जो फॉर्मूले होते हैं उन पर बेस्ड अपने को न्यूमेरिकल मिले हैं, है ना। लेकिन वो 2 ही क्वेश्चन मिले हैं, तो आप एक बार उन्हें देख लेंगे तो काम हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास। एक ये रेडॉक्स और इलेक्ट्रो को हमने इसलिए साथ में लिखा है क्योंकि उन्होंने भी क्लब करके लिखा हुआ है, एनटीए ने यही चीज हमें इसी फॉर्मेट में दी है, तो हमें डेफिनेटली इसी फॉर्मेट में ही लेना था। जो सॉर्ट करना है वो केवल वेटेज के अकॉर्डिंग करना है। तो हमने जब दोनों चैप्टर्स को क्लब करा तो सबसे ज्यादा वेटेज आप देख सकते हैं किन किन को मिल रहा है। दोनों के जो कंबाइन अपने पास हैं उसमें कोलराउश लॉ में
5 क्वेश्चंस कितने सालों में? 10 सालों में। कोलराउस लॉ बहुत सिंपल अपने पास होता है और उसके अंदर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर फोकस करें और उसको मोलर में कन्वर्ट कर लें। स्टाइकियोमेट्री में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, उसकी एप्लीकेशन। अक्सर क्या होता है, हम केवल न्यूमेरिकल करने बैठ जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देते। कोलराउस लॉ में न्यूमेरिकल्स उसकी एप्लीकेशंस पर भी आते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का या वीक बेस का केस भी पूछा जाता है वहाँ पर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास आता है फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ में अगर अपन देखें तो फेराडेज लॉ केवल और केवल एक चीज पर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको बराबर कर देने हैं किसके? नंबर ऑफ फेराडे के। बस इस पर ध्यान दे लेना, तुम्हारा पूरा टॉपिक कंप्लीट है। आपको ना तो फेराडे फर्स्ट लॉ अलग से पढ़ने की जरूरत है, ना सेकंड लॉ अलग से पढ़ने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में आप देख सकते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट एनसीईआरटी वाले एज इट इज हमें पढ़ने हैं। अगर वो नहीं पढ़े तो हो सकता है वो क्वेश्चन हमारा रह जाए। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फिर अगर अपन देखें तो यहां पर अपने पास आते हैं एसआरपी। अब एसआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं? आपकी बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें जो एसआरपी दे रखे हैं उसी पर बेस्ड होते हैं, जिसमें आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट से क्वेश्चन आते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग। भाई सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या जाती है कि जिसका एसआरपी कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ज्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो उसमें आप भी आराम से देखें और कौन अपने पास रिएक्टिव होता है मेटल, कौन लेस रिएक्टिव होता है नॉन मेटल के अंदर, वो सारा एसआरपी पर बेस्ड है। उसके बाद देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। अब मतलब देखिए आप कितना आसान टॉपिक होता है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, और उसको अक्सर बच्चा है ना थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में भूल जाता है। लेकिन क्वेश्चन आए 4, अच्छा खासा वेटेज है, राइट। एक टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसको इग्नोर ही कर दिया जाता है बिल्कुल भी कि कौन सा टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में 3 सवाल इस टाइप से आए हैं, तो इग्नोर ना करें। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर पर बेस्ड वाले क्वेश्चन है, ये एसआरपी वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट या लोवेस्ट देके पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओनली, तो वो क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस में हमारे पास कितने आए हैं? 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो वो ध्यान रखें। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, इनॉट सेल से अगर अपन निकालेंगे कि स्पॉन्टेनियस कौन होगा कौन नहीं होगा, बड़ा आसान होता है, सीधा सीधा इनॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, वही है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें मिले हैं कितने? 2। फ्यूल सेल आपको पता है कि भाई कमर्शियल सेल्स के अंदर आता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट, मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, बैलेंसिंग और रेडॉक्स रिएक्शन, इन सब टॉपिक से, बहुत छोटे छोटे टॉपिक से, ज्यादा समय लेते नहीं है, लेकिन 2-2 क्वेश्चन आए हैं, दैट मीन्स आप आराम से कवर कर सकते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड में बेटा बेसिकली वो है जो Br3O8 C3O2 और साथ में बेटा सोडियम टेट्राथायोनेट, इनकी स्ट्रक्चर क्या है कि एनसीईआरटी में अलग से दी हुई है इन 3 कंपाउंड्स की। तो CrO5 का भी स्पेशली ध्यान रखें क्योंकि उसके हाँ अंदर इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, Important तो वो है भी बेटा ध्यान रखें बेटा जी। और ये टॉपिक बेटा हमने लिस्ट बना दी है इसमें, जिनमें एक एक सवाल यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो उस हिसाब से आप अपना वेटेज डिफाइन करते हुए इन चैप्टर्स को कवर करते जाएं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको यूजुअली होता कैसा है कि भाई है ना, ये थियोरेटिकल टॉपिक मानते हैं और इस थियोरी को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल हमें अच्छे लगते हैं, क्लास के अंदर न्यूमेरिकल बनने लगते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं थियोरी करके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल है ना अपन कर लेते हैं। बट आप देखिए कि भाई ये जो आइडियल नॉन आइडियल से 5 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से। आप सोच लीजिए कितना अच्छा वेटेज है इसका, और ये बहुत कंसाइज, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से आप करके जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ 2 पेज में खत्म हो जाता है बेटा। हाँ, मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूँ कि क्लास के अंदर आपको ट्रिक बता रखी है कौन सा आइडियल बनाएगा कौन सा नॉन आइडियल बनाएगा, एक बार उसको भी अगर आप ध्यान से देख लें और जो आप बताते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होना चाहिए वो याद रखें, तो आपको इनफैक्ट रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से काम हो जाएगा आपका।
ठीक है, तो उसको फॉलो करें एंड देन डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। फिर आता है हमारे पास डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें भी अच्छा खासा वेटेज है, 4 क्वेश्चन है एंड इसकी बढ़िया बात क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। आपके पास डेल्टा टीबी का फॉर्मूला पता है, आपके पास डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला पता है, उनमें वैल्यूज पुट करनी है, वांट ऑफ फैक्टर पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा क्या कि डेल्टा टीबी बता दो, या फिर तीसरा पॉसिबिलिटी क्या आती है, अल्फा बता दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो उस पर भी बेस्ड आपको बहुत आसान सवाल मिलेंगे, आराम से हो जाएगा। आरएलवीपी, इसमें भी हमारे पास कितने सवाल इन वेपर प्रेशर, हाँ, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें 3 सवाल आए हैं और इस पे न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं, राइट। लेकिन फिर भी आप पहले इन दोनों को देखें और फिर थर्ड प्रायोरिटी इसको दें। एक चीज और, जब आप ये देख रहे हैं तो बेटा वांट ऑफ फैक्टर हमने अलग से लिखा है हालांकि, तो अगर आप वांट ऑफ फैक्टर इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल कितने सवाल हो जाते हैं, ये 6। समझो बात को बेटा, तो जब ये पढ़ रहे हैं तो आप इसके साथ वांट ऑफ फैक्टर जो है वो इग्नोर करने की गलती ना करें। बिल्कुल। ऑस्मोटिक प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, फॉर्मूला है एक जिससे 2 सवाल आ चुके हैं बेटा। अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म्स ये मोल कॉन्सेप्ट में कवर कर चुके हो आप। और बात करें एजियोट्रोपिक मिक्सचर और हेनरी कांस्टेंट, इसका टेम्परेचर से रिलेटेड रिलेशन आ जाता है बेटा। ठीक है, सीधा टेम्परेचर के एजियोट्रोपिक मिक्सचर के एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए, सिंगल एग्जांपल है बेटा। वो अगर अपन रट लेते हैं तो आप सोच के चलिए, एक सवाल आया तुरंत सही हो गया, 4 नंबर आ गए, आराम से मजा आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर। आप सब जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर टॉप करता है, और उसमें सवाल भी देख लीजिए, 10 साल 10 सवाल, सोच लीजिए, मतलब हर साल एक सवाल पक्का है। काइनेटिक्स से ओवरऑल आपको 2 सवाल मिलते ही हैं और 1 सवाल निश्चित तौर पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है। दैट मीन्स आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर जीरो ऑर्डर का अगर हम देखेंगे तो जीरो ऑर्डर के भी 4 क्वेश्चन है, और उसके बाद जो अपने पास आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है आरएनएस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी में आप देख लीजिए 5 क्वेश्चन। आरएनएस थ्योरी में अपने पास क्या है कि आरएनएस इक्वेशन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होते हैं, और वहां पर अपने पास ए की जो वैल्यू है वो, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपके इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। तो फोकस करें एंड देन आप अच्छे से गेन कर सकते हैं अपने नंबर्स, राइट। बात करें अपन बेटा log k वर्सेस 1/t, हालांकि ये इसी का पार्ट है, हमने अलग से इसको अलग से सेपरेट इसलिए करके लिखा है कि आप उस ग्राफ को इग्नोर ना करें। तो इन दोनों को टोटल कर देते हो तो 7 सवाल हो जाते हैं, वेटेज और ज्यादा हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, ये हमने वो वाला पॉइंट लिखा है जिसमें रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का आपस का कंपैरिजन आता है, रिएक्टेंट का माइनस प्रोडक्ट का प्लस, और जो मल्टीपल है वो डिवाइड में ले जाइए। रेट लो बेटा, जिसमें आप लोग r बराबर के a की पावर x b की पावर y वाला सोल्व करते हैं, उससे आपके पास में 2 सवाल है बच्चों। कॉलिजन थ्योरी से 1 सवाल है, और कैटलिस्ट से भी बेटा 1 सवाल है इसके अंदर बच्चे। जब क्लास में पढ़ाते हैं तो यही टॉपिक स्पेसिफिक नाम से हम बोलते हैं, तो आपको भी यही ध्यान रखना है। इन्हीं टॉपिक्स को आप करेंगे, फाइनल टच देते समय अगर इन टॉपिक्स को कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपके 150 तक आराम से बढ़िया स्कोर आ जाएंगे, अगर प्रैक्टिस बढ़िया से कर ली तो। हमने इसको बेटा ऐसे भी डिफाइन किया, एक्चुअली ये टॉपिक हमने जो लिखे हैं बेटा वो हमने उस हिसाब से लिखे हैं जैसे क्लास में डील होते हैं जी। सिर्फ एनटीए के साइड से एज इट इज चिपका दिया, ऐसा नहीं किया है हमने। खासकर इनको हमने कहा ना आपको बेटा कि हम ये खासकर उन बच्चों के लिए लेके आए हैं बहुत विशेष, जो अभी 150 160 तक जाना चाह रहे हैं और क्या करें कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये क्लास में जो टॉपिक उनसे डील हुए, उनको पहचान नहीं आ रहा कि ये कौन से टॉपिक में है ये एग्जैक्टली। तो उस वक्त थैंक यू सो मच। थैंक यू।